वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस लेक्चर में हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के दो महत्वपूर्ण टॉपिक, फर्स्ट हमारा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध क्या होता है, इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है रिग्रेशन, प्रतिगमन। ठीक है, रिग्रेशन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकतर आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो गया, कॉमर्स के एग्जाम हो गए, या फिर संगणक हो गया, एएसओ, एसओ, जहां पे भी सहसंबंध और प्रतिगमन का टॉपिक आपके सिलेबस में है, उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम सहसंबंध और प्रतिगमन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को आज हम कवर करते हुए इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम कोरिलेशन, सहसंबंध को पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रतिगमन, रिग्रेशन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आज हम लेते हैं कोरिलेशन क्या होता है, सहसंबंध क्या होता है। देखिए, जब हम सांख्यिकी विश्लेषण में दो श्रेणियों की तुलना करते हैं, एक समंक श्रेणी को हमने नाम दे दिया एक्स, कुछ भी हम नाम देख सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, जो भी हम नाम देना चाहें, तो माना कि हमारी एक श्रेणी कौन सी है, एक्स, और दूसरी श्रेणी को हमने क्या नाम दे दिया, वाई। ठीक है, दो हमारे पास में चरों की श्रेणियां हैं, समंक श्रेणियां हैं, एक्स और वाई। तो इन दोनों श्रेणियों में अगर साथ साथ परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा, सहसंबंध के द्वारा। जैसे माना कि एक्स श्रेणी का मतलब हो गया, माना कि हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत के बारे में है, और वाई श्रेणी है वो माना कि किसी वस्तु की मांग के बारे में बताती हैं। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होता है, उसका अध्ययन एक तरह से क्या कहलाएगा, सहसंबंध। क्या मतलब हुआ सहसंबंध का, कि दो चरों या दो समंक श्रेणियों के बीच में जब साथ साथ परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति का अध्ययन हम किसके द्वारा करेंगे, सहविचरण या सहसंबंध। ठीक है, को रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, को वेरिएंस भी कह सकते हैं, ठीक है, सह विचरण भी हम कह सकते हैं। तो सहसंबंध में दो समंक श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन जो होता है उसकी प्रवृत्ति का अध्ययन हम करते हैं। एक समंक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी समंक श्रेणी में क्या होगा, उसी दिशा में परिवर्तन होगा या विपरीत दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे माना कि एक समंक श्रेणी आपकी है प्राइस, ठीक है, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी श्रेणी माना कि आपकी कौन सी है, डिमांड, मांग, उसमें क्या होगा, कमी हो जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम। तो इन दो श्रेणियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत परिवर्तन हो रहा है, विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका अध्ययन भी हम किसके द्वारा करेंगे, सहसंबंध के द्वारा। या ऐसा हो सकता है कि किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़े, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ती है, कीमत अगर बढ़ती है, तो उस वस्तु की जो पूर्ति है, सप्लाई है, वो भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे इन दोनों चरों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो एक ही दिशा में परिवर्तन हो या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, उसका जो गणितीय माप है, उसका जो अध्ययन है, वो हम किसके द्वारा करेंगे, सहसंबंध के द्वारा। तो सहसंबंध में दो श्रेणियों में विपरीत दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। देखिए, ये विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, एक ही दिशा का मतलब दोनों में वृद्धि हो सकती है या फिर दोनों में कमी हो सकती है। तो जब दो समंक श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन का हम अध्ययन करते हैं, तो इसका जो गणितीय माप है, ये सहविचरण का जो गणितीय माप है, इसी को क्या कहा जाता है, सहसंबंध कहा जाता है। क्लियर हो गया कि सहसंबंध का मतलब क्या हो गया, दो श्रेणियों में जो साथ साथ परिवर्तन होता है, दो श्रेणियों में जो संबंध पाया जाता है, किसी एक श्रेणी में परिवर्तन होने से, एक्स में परिवर्तन होने से दूसरी श्रेणी माना कि वाई में जो परिवर्तन होता है, साथ साथ परिवर्तन का जो अध्ययन है हम किसके द्वारा करते हैं, सहसंबंध के द्वारा।
अब देखिए सह संबंध विश्लेषण जो है इसका प्रतिपादन की अगर हम बात करें, इसको विकसित करने का जो काम है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन के द्वारा। ठीक है, सह संबंध का जो नाम है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन। और मुख्य रूप से इसका जो वैज्ञानिक माप प्रस्तुत किया गया है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? कार्ल पियर्सन के द्वारा। तो आगे हम कार्ल पियर्सन ने जो विधि दी है उसमें उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सहसंबंध का जो नाम है वो मुख्य रूप से कार्ल पियर्सन के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो प्रारंभ में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा भी किया गया है। और इन्होंने ही एक तरह से क्या किया था, हमारा जो रिग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, ठीक है, प्रतिगमन है, उसको भी विकसित करने का जो काम है वो फ्रांसिस गाल्टन के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो सहसंबंध का मतलब क्या हो गया? दो श्रेणियों के बीच में जो संबंध पाया जाता है। और संबंध किस प्रकार का होगा? कारण और परिणाम का संबंध होगा। ठीक है, दो समक श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं? उनमें कारण और परिणाम का संबंध है। ठीक है, कारण और परिणाम का संबंध क्या मतलब क्या हो गया कि वस्तु की कीमत बढ़ने से, जैसे हमने कहा, वस्तु की मांग क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ पे वस्तु की मांग घट रही है। ठीक है, ये क्या है? ये परिणाम है। और क्यों घट रही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि कीमत बढ़ रही है। तो कीमत क्या हो गया? उसका कारण हो गया। तो कारण और परिणाम का जो संबंध है उसको दर्शाता है कौन? सहसंबंध। ठीक है, सहसंबंध क्या दर्शाता है? दो समंक श्रेणियों के बीच में कारण और परिणाम के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कारण और परिणाम का संबंध क्या हो गया? एक चर हमारा कैसा होगा? स्वतंत्र चर होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और दूसरा हमारा कौन सा होगा? आश्रित चर होगा। ठीक है, डिपेंडेंट। आश्रित चर जैसा भी हमने उदाहरण लिया कि वस्तु की जो मांग है वो किसके ऊपर निर्भर है? वस्तु की कीमत के ऊपर। तो कीमत हमारा क्या हो गया? स्वतंत्र चर हो गया। और कीमत में परिवर्तन से किस में परिवर्तन हो रहा है? मांग में। मतलब मांग किसके ऊपर डिपेंड है? मांग में परिवर्तन किसके ऊपर डिपेंड है? आश्रित है कीमत में परिवर्तन के ऊपर। इसलिए हमारा जो मांग है वो क्या हो गया? आश्रित चर हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मांग किसके ऊपर निर्भर है? कीमत के ऊपर। कीमत अगर बढ़ती है तो मांग घट जाती है। इस प्रकार दो चर, एक आपका कौन सा होगा? स्वतंत्र चर होगा और दूसरा उसके ऊपर आश्रित चर होगा। इन दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, सहसंबंध आपका क्या दर्शाता है? कारण एवं परिणाम के संबंध का होना सहसंबंध को दर्शाता है, जबकि सहसंबंध का होना कारण तथा परिणाम के संबंध होने की निश्चितता को प्रदर्शित नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। ठीक है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दो चरों के बीच में अगर कारण और परिणाम का संबंध है, इसका मतलब उनके बीच में सहसंबंध होगा। लेकिन दो चरों में अगर सहसंबंध है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कारण और परिणाम का संबंध हो। माना कि आप कुछ काल्पनिक डेटा ले लेते हैं हम, कि जैसे भारत में दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, भारत में दूध का उत्पादन बढ़ रहा है और हमने साथ में ले लिया कि जो अमेरिका है यहाँ पे भी क्या हो रहा है? दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में भी अगर हम संबंध निकालेंगे तो हमारा सहसंबंध आ जाएगा कि इसमें बढ़ने की प्रवृत्ति, इसमें भी बढ़ने की प्रवृत्ति, धनात्मक सहसंबंध आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कारण और परिणाम का संबंध नहीं है, क्योंकि भारत में दूध का उत्पादन बढ़ रहा है और अमेरिका में दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। इनका आपस में दोनों में कोई संबंध नहीं है। मतलब दोनों के बीच में किसी प्रकार का कारण और परिणाम का संबंध नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी है। तो कारण और परिणाम का संबंध अगर दो चरों के बीच में है, इसका मतलब उनके बीच में आपस में क्या है? सहसंबंध है। लेकिन सहसंबंध अगर दो चरों के बीच में है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उनके बीच में क्या हो? कारण और परिणाम का संबंध हो। जैसे हमारे दो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स हैं, दूसरा हमने ले लिया माना कि अकाउंट्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के हमने कुछ नंबर ले लिए विद्यार्थियों के, किसी के आए हैं 10 आए हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 15 आए हैं। अकाउंट्स के हमने ले लिए, किसी के आए हैं 50 आए हैं, किसी के 0 आया है, किसी के 12 आए हैं, अलग अलग। अब देखिए इन दोनों के बीच में आपस में किसी प्रकार का संबंध अगर नहीं है,
ठीक है। तो ये आपका इसमें क्या, अगर आप इसमें कोरिलेशन निकालोगे वो तो क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इनमें कारण और परिणाम का संबंध नहीं है। तो कारण और परिणाम का संबंध अगर है तो वो सहसंबंध को दर्शाता है, लेकिन सहसंबंध अगर है तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि उन दोनों श्रेणियों में क्या होगा, कारण और परिणाम का संबंध होगा। अब देखिए सहसंबंध के प्रकारों की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सहसंबंध के जो प्रकार हैं उनको विभाजित अगर हम करें तो 3 आधार पर उनको हम बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा वो कौन सा है, परिवर्तनों की दिशा के आधार पर, ठीक है। 2 श्रेणी हमारे पास में है, एक श्रेणी हमारी x है, दूसरी हमारी y है। तो इनमें परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, बेसिस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में भी परिवर्तन हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही दिशा में परिवर्तन हो सकता है या विपरीत दिशा में। तो दिशा के आधार पर अगर आप वर्गीकरण करोगे, 2 समंग श्रेणियों में परिवर्तन जो हो रहा है उसकी दिशा क्या है, तो परिवर्तनों की दिशा के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इन दोनों में किस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। का x में अगर 10% का चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो y में कितने परसेंट का चेंज होता है, 20% का होता है या 10% का चेंज होता है या 5% का, कितने परसेंटेज का चेंज हो रहा है दोनों में, वो हम देख सकते हैं। तो वो वर्गीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा, परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर। या फिर तीसरा जो वर्गीकरण हो सकता है कि वो हम सहसंबंध जो देख रहे हैं कितने चरों के बीच में दे रहे हैं, ठीक है, चरों की संख्या के आधार पर, मतलब 2 चरों के बीच में हम संबंध देख रहे हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कुछ को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, फिक्स्ड मान सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं। तो कितने चरों के बीच में हम संबंध देख रहे हैं, तो इस प्रकार से हम सहसंबंध को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तनों की दिशा के आधार पर, बेसिस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो बेसिस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, परिवर्तनों की दिशा के आधार पर जो सहसंबंध होता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा कौन सा है, धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। बिल्कुल सिंपल सा है। धनात्मक का मतलब क्या हो गया, अगर आप लिखना चाहे तो साथ में इसके नोट्स बना सकते हैं। पॉजिटिव, धनात्मक का मतलब क्या हो गया, जब 2 चरों में, देखो यहाँ पे हम किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, दिशा के आधार पर, मतलब उसमें परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है। तो जब 2 चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब या तो दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो जब 2 चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने के साथ साथ में उनका जो खर्चा है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे किसी वस्तु की अगर कीमत कम हो जाएगी तो सप्लायर जो है वो क्या करेंगे, उस वस्तु की पूर्ति कम करेंगे, सप्लाई क्या करेंगे, कम। तो यहाँ पे भी देखो दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो जब 2 चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। और दूसरा हमारा नेगेटिव, ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, जब 2 चरों में अलग अलग दिशा में परिवर्तन हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरा क्या होता है, घटता है। एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में अगर चेंज होगा इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक सहसंबंध। फॉर एग्जांपल, किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो कीमत बढ़ने से उस वस्तु की मांग क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक चर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरा चर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब 2 चरों में अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। दूसरा हमारा है परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर, कि 2 चरों में जो चेंज हो रहा है उसका प्रोपोर्शन कितना है। तो फर्स्ट इसमें आपका कौन सा है, रेखीय सहसंबंध, लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। लीनियर, रेखीय में क्या होता है कि जब 2 चरों में समान अनुपात में परिवर्तन हो, यहाँ पे हमको दिशा नहीं देखनी, हमको क्या देखना है, परिवर्तनों का अनुपात। जैसे किसी वस्तु की कीमत में अगर 10% का परिवर्तन हो, और जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है उतना ही परिवर्तन मांग में हो, मांग में भी कितना परिवर्तन होगा, 10% का। यहाँ पे डायरेक्शन हम नहीं देख रहे हैं, देखो डायरेक्शन तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगी,
लेकिन डायरेक्शन नहीं, हमें यहाँ पर क्या देखना है, परिवर्तनों का अनुपात का। कीमत अगर 10% बढ़ी है तो मांग घटेगी। मांग कितनी घट जाए, अगर 10% घट जाए, मतलब दोनों में समान अनुपात में अगर परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखीय सहसंबंध कहेंगे, लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। अगर लोगों की इनकम जो है वो 10% बढ़ जाए तो उनका जो खर्चा है वो भी माना कि 10% अगर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे देखिए परिवर्तनों का अनुपात जो है वो क्या है, इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखीय सहसंबंध कहेंगे। और वक्र रेखी में क्या होता है, कर्व लिनियर में, कि दोनों चरों में जो अनुपात में परिवर्तन हुआ है वो अलग अलग अनुपात में परिवर्तन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की इनकम अगर 10% बढ़ जाए, ठीक है, इनकम 10% बढ़ गई है, अब खर्चा भी क्या होगा, लोगों का बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन खर्चा कितना बढ़ जाए, माना कि 5% ही बढ़े, या 20% भी बढ़ सकता है, ठीक है, मतलब समान अनुपात में नहीं बदल रहा है, ठीक है। इसमें 10% का चेंज हुआ है और खर्चा जो है वो 10% से ज्यादा बढ़ जाए या कम बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वक्र रेखी कहेंगे, कर्व लीनियर। लेकिन जितना परिवर्तन अगर इनकम में हुआ है उतना ही परिवर्तन अगर एक्सपेंडिचर में हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखी कहेंगे। तो रेखी में क्या होता है, समान प्रोपोर्शन में, समान अनुपात में परिवर्तन होता है, जबकि दो चरों में अलग अलग अनुपात में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वक्र रेखी कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो इस वीडियो का आप एक बार और देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ साथ में अगर आप इसके नोट्स बनाते हुए जाओगे, एक पेन लेके, रफ कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ में आप इनको लिखते हुए जाओगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, अधिक समय तक आपको वो चीजें याद रहेगी। तीसरा जो हमारा वर्गीकरण है वो कौन सा है, चरों की संख्या के आधार पर, ठीक है, बेसिस ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। हम जो सहसंबंध देख रहे हैं वो कितने चरों के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है सरल सहसंबंध। जब हम दो चरों के बीच में संबंधों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सरल सहसंबंध कहेंगे। दो से अधिक चरों के बीच में अगर हम सहसंबंध देखेंगे, ठीक है, दो से अधिक चरों के बीच में अगर सहसंबंध देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुगुणी सहसंबंध कहेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। और जब हम दो चरों के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं लेकिन अन्य चरों के प्रभाव को अगर हम स्थिर मान लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आंशिक सहसंबंध कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले सरल सहसंबंध में क्या हो जाएगा, दो चर, जैसे लोगों की इनकम, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ने पर उनका खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। लोगों का जो पैसा है वो ज्यादा कमा रहे हैं तो वो खर्चा भी क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। तो इन दो चरों के बीच में इसको हमने एक्स मान लिया इनकम को, और एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, वाई। तो इन दो चरों के बीच में अगर हम संबंध देखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सरल सहसंबंध कहेंगे। बहुगुणी सहसंबंध में क्या होगा, दो से अधिक चरों के बीच में, जिससे हमने कहा कि किसी वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ती है। तो मांग बढ़ने का क्या कारण है, उस वस्तु की जो कीमत है वो क्या हो गई है, घट गई है। तो वस्तु की कीमत में कमी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि उपभोक्ता की आय क्या हो, इनकम क्या हो, बढ़ जाए। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, वस्तुओं की मांग अधिक करेगा। अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमतें बढ़ जाए तो भी क्या होगा, वस्तुओं की मांग वो क्या करेगा, ज्यादा। तो वस्तु की मांग बढ़ने का क्या कारण है, वस्तु की कीमत का घटना, उपभोक्ता की आय का बढ़ना, ठीक है, उनकी जो रुचि है, फैशन है, उसमें फेवरेबल चेंज हो जाए। तो इन सभी कारणों से मांग अगर बढ़ती है तो इसका अगर आप अध्ययन करोगे इसको हम क्या कहेंगे, बहुगुणी। बहुत सारे फैक्टर के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे अध्ययन किया है। और आंशिक सहसंबंध में क्या होगा, दो चरों के बीच में अध्ययन करते हैं लेकिन अन्य चरों को हम क्या करें, स्थिर मान लें। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे एक चर तो हमारा x मान लिया, इसको ये हो गया वस्तु की कीमत, एक चर हो गया, और दूसरा चर y कौन सा हो गया आपका, वस्तु की मांग। तो कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घट रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, अन्य चरों का जो प्रभाव पड़ता है वस्तु की मांग के ऊपर, ठीक है। वस्तु की मांग घटने के कारण और भी हो सकते हैं, हो सकता है कि लोगों की इनकम कम हो जाए, आय में अगर कमी हो जाए तो भी वो क्या करेगा, वस्तुओं की मांग में कमी करेगा। स्थानापन्न वस्तुओं की जो कीमतें हैं अगर वो बढ़ जाए, सस्ती हो जाए, तब भी वो क्या करेगा, मांग घटा देगा। रुचि फैशन में प्रतिकूल परिवर्तन हो जाए,
ठीक है, तो भी मांग क्या होगी, घटेगी। तो बाकी चरों को हमने क्या कर लिया, स्थिर मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। केवल हम दो चरों के बीच में संबंध देखते हैं, बाकी को अगर हम स्थिर मान लेते हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कृषि उत्पादन के ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वर्षा का प्रभाव पड़ेगा, तापमान का प्रभाव पड़ेगा, जो हम खाद बीज उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग करेगा, ठीक है, जो भी हम बीज अच्छी क्वालिटी के हैं कैसे, उन सबका प्रभाव पड़ता है। लेकिन केवल अगर हम कृषि उत्पादन पर वर्षा का प्रभाव देखें और बाकी को हम क्या मान ले, तापमान, उर्वरक, इन सबको हमने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, आंशिक सहसंबंध कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दो स्वतंत्र चर हैं, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सहसंबंध का जो अध्ययन है उसमें एक चर आपका क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक है, एक क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। तो सहसंबंध किनके बीच में होगा, स्वतंत्र और आश्रित के बीच में। लेकिन दो चर अगर इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या हैं, स्वतंत्र है, दोनों का आपस में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब उनके बीच में सहसंबंध नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, असहसंबंधित। ठीक है, दो चर अगर स्वतंत्र हैं तो दो स्वतंत्र चर हमेशा क्या होंगे, असहसंबंधित। ठीक है, भारत में जैसे दूध का उत्पादन और अमेरिका में दूध का उत्पादन, तो ये दोनों बातें हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या है, स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र हैं इसका मतलब आपस में इनमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, अनकोरिलेटेड है। ठीक है, असहसंबंधित जिसको कहा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। ऐसा एग्जाम में कोई आपको स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि दो स्वतंत्र चर सदैव असहसंबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। और इसका अगर अपोजिट पूछ ले कि दो असहसंबंधित चर सदैव स्वतंत्र होते हैं, तो वो तो क्या हो जाए, गलत। ये राइट लाइन आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी कि दो स्वतंत्र चर जो होते हैं वो सदैव असहसंबंधित होंगे। अब देखिए सहसंबंध की मात्रा की अगर हम बात करें कि दो चरों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, तो सहसंबंध की मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ हम ले लेंगे धनात्मक, ठीक है, जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होगा तो उसको हम कहेंगे धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आपका कौन सा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरा हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अब देखिए मात्रा हमारी सबसे पहले है पूर्ण, परफेक्ट कोरिलेशन हम कब कहेंगे, परफेक्ट में भी आपका धनात्मक, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव, पूर्ण धनात्मक कब होगा, जब दो चरों में सहसंबंध गुणांक का मान कितना आ जाए, +1 आ जाता है। ठीक है, +1 अगर आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। और दो चरों में अगर हमने सहसंबंध कैलकुलेट किया है और हमारा जो गुणांक के कोफिशिएंट अगर वो आ जाता है -1 आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण ऋणात्मक। ठीक है, पूर्ण ऋणात्मक। परफेक्ट नेगेटिव में क्या होगा, आंसर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है आर कितना होगा, -1, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट नेगेटिव। आर इक्वल टू +1 है तो ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है और ये हमारा पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। इसी तरीके से सीमित, ठीक है, सीमित में आपका कौन कौन सा हो सकता है, उच्च हो सकता है, मध्यम हो सकता है और निम्न हो सकता है, हाई, मॉडरेट और लो। ठीक है, तो उच्च सहसंबंध कब कहेंगे, जब सहसंबंध गुणांक का मान कितना आ जाता है आपका, 0.75 से ज्यादा। ठीक है, 0.75 से अगर एक के बीच में आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उच्च सहसंबंध। और ये अगर प्लस में आता है, जैसे +0.75 से आपका आ जाता है +1 के बीच में आ जाता है, एक के बीच में, इसको हम क्या कहेंगे, उच्च धनात्मक। और यही चीज अगर आपकी माइनस में आ जाती है, -0.75 से -1 के बीच में अगर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उच्च ऋणात्मक, हाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उच्च या हाई जो आपका होगा वो कब होगा, 0.75 से लेके +1 के बीच में होगा तो धनात्मक होगा। -1 के बीच में अगर होगा, ठीक है, माइनस में अगर ये वैल्यू आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। कौन सा ऋणात्मक कहेंगे, उच्च ऋणात्मक कहेंगे, हाई नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, फिर आपका देखिए दूसरा जो इसमें आ जाएगा वो कौन सा है, मॉडरेट, मध्यम। और मध्यम की जो सीमा है वो क्या है, 0.25 से लेके 0.75 के बीच में।
ठीक है। अगर ये प्लस में आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मध्यम धनात्मक कहेंगे, मॉडरेट पॉजिटिव कहेंगे। ये वैल्यू अगर आपकी माइनस में आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, मध्यम ऋणात्मक कहेंगे, मॉडरेट नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, मॉडरेट नेगेटिव में आपका क्या होगा, 0.025 से लेकर 0.75 के बीच में माइनस में, और ये प्लस के बीच में अगर है प्लस 0.25 से लेके प्लस 0.75 के बीच में, इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक कहेंगे। इसी तरीके से निम्न, ठीक है, निम्न में जो सीमा होगी आपकी वो होगी 0 से 0.25 के बीच में। अगर प्लस में है तो धनात्मक निम्न सहसंबंध होगा। ठीक है, निम्न धनात्मक कहेंगे। और अगर ये चीज अगर आपकी माइनस में है, ठीक है, 0 से 0.25 माइनस के बीच में, तो उसको हम कहेंगे निम्न ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, और अगर दोनों चरों के बीच में सहसंबंध अगर आर की वैल्यू आपकी कितनी है, 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों चरों में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं है, सहसंबंध की उनके बीच में अनुपस्थिति है। देखिए, अगर आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया है, अगर आपका मान आ गया आपके पास में 0.92 आ गया है, या आर इक्वल टू आ गया है माइनस का 0.56 आ गया है, या आर इक्वल टू अगर आ गया है 0.21 आ गया है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो कि यहाँ पे वैल्यू आपकी दोनों जगह क्या है, प्लस में। इसका मतलब दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। और बीच में जो आर लिखा हुआ -0.56 है, माइनस में, इसका मतलब कि ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन को दर्शा रहा है। अब नेगेटिव में भी ये कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए आर की वैल्यू आपकी 0.92 है, और 0.92 किसके बीच में है, 0.75 से +1 के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया, ये उच्च धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, हाई पॉजिटिव को दर्शा रहा है। दूसरा देखिए आपका ये वाला -0.56 ये किसके बीच में है, तो इसकी लिमिट क्या है, 0.25 से 0.75 के बीच में है। इसका मतलब ये आपका कौन सा है, मध्यम, और मध्यम में भी कौन सा होगा, मध्यम ऋणात्मक होगा, मॉडरेट नेगेटिव होगा, ये माइनस की वैल्यू साथ में। यहाँ पे आपकी प्लस की वैल्यू इसका मतलब धनात्मक होगा, और धनात्मक में कौन सा होगा, तो ये देखिए आपका 0 से लेके 0.25 के बीच में। इसका मतलब ये कौन सा है, निम्न धनात्मक है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम दर्शा सकते हैं। अब देखिए अगर इसमें 0.75 से +1 लिखा हुआ, ठीक है, तो +1 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, 0.99 तक इसमें आएगा, +1 जो है वो इसमें आएगा। यहाँ पे हमने लिखा था 0.25 से लेके 0.75, तो 0.75 को आप इसी में लोगे, ठीक है, मॉडरेट में लोगे। 0.25 को जो है मॉडरेट में लेंगे, ठीक है, मध्यम में, लेकिन ये 0.74 तक ही आएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, 0.75 अगर आ जाता तो वो किस में आएगा, आपका उच्च में आएगा। ठीक है, और अगर 0.25 आता है तो 0.25 को आप किसमें लोगे, मध्यम में लोगे। और अगर 0 से लेके 0.24 तक आता है, 24 तक अगर वो वैल्यू आएगी तो आपकी किसमें आएगी, निम्न में आएगा। जैसे ही अगर ये 25 आ जाएगा तो ये आ जाएगी मध्यम में। अगर 0.75 आता है तो इसको हम किस में लेंगे, उच्च में लेंगे। ठीक है, इसमें हम नहीं लेंगे मध्यम वाले में। मध्यम वाले में आपको क्या लेना है वो मैंने आपको बता दिया, 0.25 से लेके 0.74 तक ही लेना है। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट हो गई है कि सहसंबंध का जो हम निर्वचन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। अब देखिए सहसंबंध ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो बहुत सारी होती हैं। स्कैटर डायग्राम होते हैं जिनको हिंदी में हम विक्षेप चित्र कहते हैं, ग्राफिक डायग्राम होते हैं, बिंदु रेखित चित्र होते हैं, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक होता है, स्पीयरमैन का होता है, संगामी विचलन और न्यूनतम वर्ग रीति। ठीक है, लिस्ट स्क्वायर मेथड हो गया आपका। जो संगामी विचलन रीति उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। स्पीयरमैन की जो मेथड उसको हम कहते हैं रैंक मेथड कहते हैं। तो ये सारी विधियों से हम क्या कर सकते हैं, दो चरों के बीच में सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्कैटर डायग्राम। ठीक है, स्कैटर डायग्राम में क्या होगा कि दो चरों के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दिशा, डायरेक्शन क्या है उसकी जानकारी हमको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखनी है आपको कि जो स्कैटर डायग्राम होते हैं, विक्षेप चित्र होते हैं, उनसे केवल हमें दो चरों के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसकी जानकारी मिलती है। कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है उसकी जानकारी हमको नहीं मिलेगी, क्वांटिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलती है। अब देखिए जब हमने दो चरों में जो परिवर्तन हुआ है उसको हमने डायग्राम से बनाया है, और डायग्राम अगर आपकी एक सीधी लाइन बनती है नीचे से ऊपर इस तरीके से जाती हुई, एक ही रेखा में अगर सारे बिंदु आ जाते हैं ऊपर की ओर बढ़ते हुए, इसका मतलब उन चरों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, पूर्ण धनात्मक। ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, +1।
और अगर सारे बिंदुओं को हम ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सारे बिंदु अगर एक नीचे की लाइन में सीधी रेखा के रूप में आ जाते हैं, इस प्रकार से एक ही लाइन में नीचे की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब सहसंबंध कितना है, -1 है। ठीक है, आर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -1, और -1 को हम क्या कहते हैं, पूर्ण ऋणात्मक, परफेक्ट नेगेटिव। तो दोनों आपको समझ में आ गए। फर्स्ट आपका कौन सा है, परफेक्ट पॉजिटिव, दूसरा हमारा है परफेक्ट नेगेटिव। दोनों में एक सीधी रेखा के बीच में बिंदु आ रहे हैं, बस सीधी रेखा अगर ऊपर की ओर बढ़ती हुई है तो ये आपका कौन सा है, +1 होगा, और नीचे की अगर आती हुई है तो ये आपका कौन सा है, -1 होगा। इसी तरीके से अगर एक सीधी रेखा नहीं बने और सारे बिंदु की जो प्रवृत्ति अगर ऊपर की ओर बढ़ती हुई बने, ठीक है, ऐसे देखो ऊपर की ओर तो बढ़ रही है लेकिन सारे बिंदु इसके आसपास आ गए जैसे, तो ये भी धनात्मक सहसंबंध को दर्शाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन को दर्शाएगा। और इसी तरीके से सारी वैल्यू अगर ये जो लाइन है इसके आसपास अगर आ जाए लेकिन नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे ये देखो ये ऊपर की ओर जाता हुआ और ये कैसा है, नीचे की ओर आता हुआ, इसका मतलब ये ऋणात्मक संबंध को दर्शाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर जाता हुआ इसका मतलब धनात्मक संबंध, और नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब वो ऋणात्मक सहसंबंध है। और जब दो चरों को हमने विक्षेप चित्र से प्रस्तुत किया है लेकिन सारे बिंदु अगर एक इस तरीके से आ जाए, कोई एक प्रवृत्ति नहीं दर्शाए, ठीक है, बढ़ने की घटने की प्रवृत्ति अगर नहीं दर्शाए, ऐसे गोलाई के रूप में आ गया जैसे, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों चरों के बीच में किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं है, मतलब अब्सेंस। ठीक है, अनुपस्थित, दोनों चरों के बीच में सहसंबंध की अनुपस्थिति है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट मेथड हमारी जो है वो कौन सी है, कार्ल पियर्सन की मेथड है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन की जो मेथड होती हैं उनसे हमको दो चरों के बीच में किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, उससे दिशा की जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ उसकी मात्रा की जानकारी मिलेगी, कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अभी हमने जो सीमाएं देखी थी ना, जैसे 0.75 से लेके 1 के बीच में है। ठीक है, तो मात्रा की जानकारी जो है हमको कार्ल पियर्सन से मिलेगी, डायरेक्शन की जानकारी भी हमको कार्ल पियर्सन से मिलेगी। तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उससे हमको डायरेक्शन, दिशा, और क्वांटिटी, मात्रा, दोनों की जानकारी मिलती है, जबकि स्कैटर डायग्राम से केवल डायरेक्शन की जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसका मात्रात्मक माप वो उसमें नहीं आता, क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो स्कैटर डायग्राम में नहीं, वो आपका किसमें है, कार्ल पियर्सन में। ठीक है, और कार्ल पियर्सन को एक तरह से क्या कहा जाता है, आदर्श माप कहा जाता है। ठीक है, आइडियल मेजरमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो प्रमाप विचलन है उसका प्रयोग करते हैं, और प्रमाप विचलन को डिस्पर्जन, अपकिरण का सबसे श्रेष्ठ माप कहा जाता है। ठीक है, तो जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन के ऊपर आधारित है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आदर्श माप कहते हैं। और कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वो एक तरह से क्या है, सहविचरण का माप है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेरियंस है। ठीक है, और कोवेरियंस है उसी को हमने ऊपर क्या नाम दिया था, सहविचरण या सहसंबंध का था। तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वो सहविचरण के माप को भी प्रदर्शित करता है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका कौन सा है, तो आर जो होता है, सहसंबंध गुणांक को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस आर के द्वारा। और आर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जो सहविचरण है उसमें अगर हम एक्स और वाई का जो प्रसरण है उसका डिवाइड करके उसका क्या निकाल लें, अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सहसंबंध गुणांक। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, आर बराबर एक्स और वाई के बीच में सहविचरण अपॉन एक्स का प्रसरण, प्रसरण ऑफ एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रसरण किसका, वाई का, और फिर इसका हम अंडर रूट निकाल के हम भाग दे देंगे। ठीक है, और अगर हम चाहें तो देखिए सहविचरण जो होता है, सहविचरण, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, कोवेरियंस, वो बराबर होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन के बराबर होता है। तो फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, आर को निकालने के लिए सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, और सहविचरण क्या होता है आपका, परमाप विचलन का स्क्वायर होता है। तो अगर उसका आप अंडर रूट निकालोगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रमाप विचलन आ जाएगा। ठीक है, तो हम चाहे तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, ये क्या हो गया, सहविचरण हो गया, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों श्रेणियों के स्टैंडर्ड डिविएशन से, प्रमाप विचलन से। ये एक्स का प्रमाप विचलन है और ये हमारा वाई का प्रमाप विचलन है।
तो ये पूरा जो फॉर्मूला हमारा बन गया है वो किसका बन गया है, सहसंबंध ज्ञात करने का। ठीक है, इसका एक छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन सकता है कि आपके पास में जैसे सहविचरण दे दें, ठीक है, सिग्मा dx dy दे दें, दोनों श्रेणियों के प्रभाव विचलन दे दे, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, माना कि जैसे देखिए आपको दे दे कि किसी श्रेणी में सहविचरण, ठीक है, सहविचरण कितना है, माना कि 50 है, और x का जो प्रभाव विचलन है वो दे रखा है माना कि 10, और y का जो प्रभाव विचलन है वो दे दे माना कि आपको 20। अब पूछे यहाँ पे कि सहसंबंध गुणांक निकाल लिए। ठीक है, तो सहसंबंध गुणांक का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे R इक्वल टू, सहविचरण में हम क्या कर रहे हैं, या तो प्रभाव विचलन को गुणा करके भाग दे दें, और सहविचरण क्या होता है आपका सिग्मा dx dy अपॉन n होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 50, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये सहविचरण का वहां पे सिग्मा dx dy अपॉन n भी साथ में किस में आ जाएगा, सहविचरण में आ जाएगा। मतलब सिग्मा dx dy की टोटल में अगर हम n का डिवाइड करते हैं जिसको हम कहेंगे सहविचरण, वो आपको दे रखा है 50, फिर किसका डिवाइड करोगे आप, दोनों प्रभाव विचलन का। ठीक है, x का कितना है 10 और y का कितना है 20। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x और y के बीच में सहसंबंध गुणांक आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, और सहसंबंध गुणांक जो होगा वो हमेशा कितना आएगा, 0 से 1 के बीच में आता है। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, मैक्सिमम कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा या फिर -1 आ जाएगा, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आता है। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 50/200, तो 0.25 ये आपका क्या होगा, सहसंबंध गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। जैसे देखिए हमारे पास में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने एक को ले लिया। ठीक है, इसके देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, वो अगर आप देखना चाहे तो पूरा जाके वहां से देख सकते हो, उसकी क्या मेथड से किस तरीके से ज्ञात किया जाता है उसको हम बना चुके हैं अलग से वीडियो में। अब देखिए जैसे हमारे पास में दो श्रेणियां हैं, एक्स श्रेणी है और वाई श्रेणी है। एक्स श्रेणी में ऑब्जर्वेशन कितने 15 है। ठीक है, 15 संख्या है एन, दोनों के समांतर माध्य, एक्स में 25 है और वाई में कितने हैं 18, और प्रभाव विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, एक्स में आपको दे रखा है 5 और वाई में दे रखा है 5। ठीक है, दोनों में सेम दे रखा है, और जो dx dy है वो आपका कितना है 125। ये डेटा हमारे पास में दे रखे हैं। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, R, तो R का जो हमारा फॉर्मूला है वो भी हमने पढ़ा था, क्या होता है सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू x का प्रभाव विचलन इंटू y का प्रभाव विचलन, और इसकी जगह फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है, एक और ये भी हो सकता है dx dy अपॉन n को हम क्या कहते हैं, कोवेरियंस कहते हैं, सहविचरण कहते हैं। और तो सहविचरण में आपको अब n का डिवाइड वापस नहीं करना है। ठीक है, सहविचरण में हम किसका डिवाइड करेंगे, प्रमाप विचलन का। ठीक है, प्रमाप विचलन कौन किसका प्रमाप विचलन, x का भी और y का भी। ठीक है, तो अभी हमारे पास में सब विचरण नहीं दे रखा है, यहाँ पे हमको dx dy की टोटल दे रखी है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये। ठीक है, ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर आपको सह विचरण दे रखा होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए dx dy कितना दे रखा 125, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऊपर 125, अपॉन में क्या आता है n कितना है आपका 15, x का प्रमाण विचलन कितना है 5, y का कितना है ये भी 5। ठीक है, बस इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, इससे आपके पास में क्या होगा, सहसंबंध गुणांक आ जाएगा। और कितना आएगा, ये देखो 125 तो यहाँ पे आ गया, फिर 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया आपका 375, फिर 125 में 375 का डिवाइड करने पर कितना आ गया, प्लस का 0.33। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें हमको क्या दे रखा है, x का प्रसरण दे रखा है। ठीक है, वो आपका कितना है 25.93। प्रसरण क्या होता है, प्रमाप विचलन का स्क्वायर। y का भी हमको दे रखा है 89.32, और x और y के बीच में यहाँ पे सह विचरण दे रखा है। तो देखिए सह विचरण के लिए आपको दो फॉर्मूले देखने हैं, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर हम x का प्रसरण है, अगर प्रसरण का वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रमाप विचलन आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया सह विचरण अपॉन x का प्रमाप विचलन इंटू y का प्रमाप विचलन,
और प्रमाव विचलन के स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। तो प्रसरण अगर आप लोगे तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों आपके सेम फॉर्मूले, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, प्रमाव विचलन का स्क्वायर, और ये हमारे पास में क्या है, प्रमाव विचलन, ठीक है। तो जो चीज दे रखी हो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। और सारी वैल्यू का अगर आप फॉर्मूले में लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, और सहसंबंध गुणांक जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे देखो अगर डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, ऊपर वैल्यू हमारी 53 और नीचे कितना है 48, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सहसंबंध गुणांक का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। मतलब हमारे पास में जो ये डेटा दे रखे हैं इनमें क्या होगी, कोई मिस्टेक होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। लाइन आपको याद रखनी है कि सहसंबंध गुणांक का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। आगे देखिए कि सहसंबंध एक तरह से क्या होता है, एक विमाहीन डायमेंशनलेस गुणांक होता है, ठीक है। डायमेंशनलेस गुणांक का मतलब क्या हो गया, अगर हमारा जो मूल बिंदु है और ओरिजिन और दूसरा हमारा पैमाना, ठीक है, उनमें परिवर्तन होने पर सहसंबंध गुणांक जो है वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे हमारे पास में अगर x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू आपकी दे रखी है जैसे 100, 200, 300, 400, और y हमारे पास में दे रखा है 5, 8, 6, 3। अब देखो यहाँ पे अगर आप सहसंबंध निकालोगे, x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, बड़ी है, और अगर हम चाहें तो इस x को हम छोटा कर सकते हैं। छोटा करने मतलब इस x में अगर हम छोटा कर दे, मतलब सभी में 100 का भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में नया x क्या आ जाएगा, 100 का भाग देने पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। इन सब में अगर हम 100 का डिवाइड कर दे, 100 का डिवाइड सब में हो रहा है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में अगर आप सहसंबंध निकालते हो, ठीक है, इन दोनों श्रेणियों में, तो भी हमारा सहसंबंध क्या होगा, सेम आएगा। कौन सा सेम, अगर आप इन दोनों के बीच में निकालो तो भी वही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सहसंबंध है वो हमने पैमाना बदल दिया। देखो इन सभी को आपने 100 से भाग दे दिया, इसमें भी 100 का भाग दिया, इसमें भी 100 का भाग, इसमें भी 100 का भाग दिया, इसमें 100 का भाग देने पर ये हमारे पास में वैल्यू आई है। और इनका अगर हम सहसंबंध गुणांक निकालें तो भी क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब सहसंबंध गुणांक जो होता है वो मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। और सहसंबंध गुणांक की जो सीमाएं होती हैं वो +1 से लेके, ठीक है, आपका 0 है, माना कि आपका +1 है, और ये हमारा है -1, तो इन दोनों के बीच में ही आएगा सहसंबंध गुणांक का मान, ठीक है। मतलब इन दोनों, ये एक तरह से क्या होगा, इसकी सीमा हो गई है। आर जो है सहसंबंध गुणांक के वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सब काम आने वाली चीजें हैं। और बाद में हम जो प्रतिगमन गुणांक पढ़ेंगे, ठीक है, ये अगर अभी आप नहीं समझो कोई दिक्कत नहीं है, अगला टॉपिक जब हम रिग्रेशन पढ़ेंगे प्रतिगमन, उस समय ये चीज आपको ध्यान में आ जाएगी, ठीक है। ये चीज हम उस समय पढ़ेंगे। तो भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि 2 प्रतिगमन गुणांक होते हैं, एक तो होता है आपका bxy और एक होता है byx। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसका अगर हम अंडर रूट निकाल दें तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। ये अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला टॉपिक हम जब पढ़ेंगे उसमें ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो 2 प्रतिगमन गुणांकों को गुणा करके उसका रूट निकालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब देखिए जो कार्ल पीयरसन का सहसंबंध गुणांक है उसकी कौन कौन सी एजम्पशंस हैं। तो सबसे पहले क्या मान लिया गया है कि जो हमारे पास में वितरण है वो कौन सा है, प्रसामान्य वितरण है। 2 चरों के बीच में संबंध किस प्रकार का है, कार्य कारण का संबंध है। और फिर उनकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, रेखीय प्रकृति है, लीनियर नेचर में है। अब देखिए जो ये कार्ल पीयरसन का सहसंबंध गुणांक होता है, ठीक है, उसकी सार्थकता की जांच करने के लिए कि जो हमने निकाला है आर वो सही है या नहीं है। अगर हम दूसरे सैंपल लेके वापस अगर आर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी क्या संभावना है कि सहसंबंध गुणांक का मान जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जांचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोबेबल एरर का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संभाव्य विभ्रम, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर, संभाव्य विभ्रम क्या दर्शाता है कि कार्ल पीयरसन का जो सहसंबंध गुणांक है उसकी सार्थकता की जांच, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, संभाव्य विभ्रम। और क्या बताता है ये कि अगर हम कुछ रेंडमली दूसरे सैंपल अगर ले लें
तो उसमें आर जो है हमारा पाए जाने की क्या संभावना है, 50% संभावना है कि आर जो होगा वो ही होगा, उन्हीं के बीच में पाया जाएगा। और इसको ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। इस सूत्र से हम क्या करते हैं, प्रोबेबल एरर निकालते हैं। और अगर एग्जाम में आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो ये कैलकुलेशन अगर हार्ड लगती है आपको तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, P इक्वल टू 2/3 का आप यूज कर लेना, उससे कैलकुलेशन क्या होगी, सरल हो जाएगी। 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, जिससे अगर आ जाए कि आपका n जो है n हमारा है 100 और r कितना है 0.6 है। अब हमको प्रोबेबल एरर निकालना है, संभाव्य विभ्रम। तो देखो ये आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर मतलब 0.6 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, मतलब अंडर रूट एन की जगह आप क्या लिख दोगे, 100 लिख दोगे। ठीक है, इसको आगे आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू, अब देखिए 0.6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 0.36 आएगा। और 1 में से अगर हम 0.36 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा। और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 का अगर अंडर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास में क्या होगा, प्रोबेबल एरर आ जाएगा, संभाव्य विभ्रम का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सार्थक है या नहीं है, सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आर है, अगर पीई जो आया हमारा, ठीक है, जो हमारा प्रोबेबल एरर आया है उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद में भी अगर आर की वैल्यू ज्यादा, उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट है। आर हमारा क्या है, सार्थक। ठीक है, आर जो है सहसंबंध गुणांक है, वो सार्थक कब होगा, जब आर की वैल्यू संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से भी अधिक है। ठीक है, संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा जो आर है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, सार्थक है। और आर की वैल्यू अगर 0.3 से कम आ जाती है इसका मतलब क्या होगा कि सहसंबंध की जो मात्रा है वो नहीं के बराबर उनके बीच में। ठीक है, आर की वैल्यू अगर 0.3 से कम है इसका मतलब दो चरों के बीच सहसंबंध की मात्रा नहीं के बराबर है। और आर की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा है, ठीक है, और पी क्या है, बहुत कम हमारा है, इसका मतलब दोनों चरों के बीच में क्या होगा, आर पाया जाता है, उसमें आर का अस्तित्व है। तो ये चीजें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे, सॉरी जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको ध्यान रखनी है कि संभाव्य विभ्रम ज्ञात करने का सूत्र क्या है और ये सार्थक कब होता है, सहसंबंध गुणांक जब आर की वैल्यू पीई के संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से, 6 गुना मतलब 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उससे भी अगर ज्यादा है। और एक हमारा माप आता है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, प्रमाप विभ्रम जिसको कहा जाता है, और उसमें हम क्या करेंगे, जो 0.6745 था उसको हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एस ई इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, और ये क्या होता है आपका प्रमाप विभ्रम होता है। और प्रमाप विभ्रम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0.6745 इंटू एस ई कर दीजिए, या 2/3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एस ई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रोबेबल एरर आ जाएगा। ठीक है, तो संभाव्य विभ्रम को हम क्या कर सकते हैं, अगर एस ई हमको दे रखा है इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। दूसरी जो हमारी विधि है वो कौन सी है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। ठीक है, रैंक डिफरेंस मेथड जिसको हम कहते हैं, या केवल रैंक मेथड कह सकते हैं, जो किसके द्वारा दी गई थी, स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, और इस विधि का जो प्रयोग है वो अब हम कब करेंगे, जब जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो गुणात्मक तथ्य होते हैं, उनमें सह संबंध ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, स्पीयरमैन की विधि। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है आपको कि जो स्पीयरमैन की विधि है, जिसको हम रैंक डिफरेंस मेथड कहते हैं, कोटि अंतर विधि कहते हैं, इसका प्रयोग कब किया जाता है, गुणात्मक तथ्यों में सह संबंध ज्ञात करने के लिए। जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए। क्वालिटेटिव मतलब जो गुण को दर्शाते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, सुंदर है, बुद्धिमान है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये सारे तरह से क्या है, गुणात्मक तथ्य हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं। इनके बीच में अगर सहसंबंध मतलब जहां पे हम
मात्रा के रूप में जिनको हम नहीं माप सकते, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, केवल रैंक दे सकते हैं कि हाँ ये जो ए है वो ज्यादा सुंदर है बी के कंपैरिजन में, या ए ज्यादा बुद्धिमान है बी के कंपैरिजन में, बी ज्यादा बुद्धिमान है सी के कंपैरिजन में। तो जहां पे हम केवल रैंक दे सकते हैं एक सीमा तक, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, R = 1 - 6 × सिग्मा d² अपॉन n² - 1, ठीक है, n² - 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या है n। तो चाहे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n³ - n, ठीक है। कभी कभी ये भी लिखा हुआ जाए n³ - n, इसका मतलब ये भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये देखिए जो ब्रैकेट पे हमने लिख रखा, अगर n को n² से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, n³ माइनस n को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, n आएगा। तो इसकी जगह कभी कभी हमको अगर n³ - n लिखा हुआ जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास में d² है, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल में आप देख लेना कि डी का मतलब क्या हो गया, जो दो रैंक होगी हमारी, ठीक है। देखो डी होता है हमारा पहली श्रेणी में जो रैंक होगी वो R1, और दूसरी श्रेणी की जो रैंक होगी वो क्या होगी, R2, और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। फिर अब इसका न्यूमेरिकल का आप वीडियो देखोगे, उसके बाद देखोगे आपको फॉर्मूला जो है सिंपल सा लगेगा, और ये जो डी आप ज्ञात करोगे फिर इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, जिससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और जो d² आएगा उन सभी को आप जोड़ लोगे तो उसकी जोड़ को हम क्या कहेंगे, सिग्मा d² कहेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक बार फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उस फॉर्मूले में जैसे देखिए हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, x हमारे पास में है 20, 25, 30, 21, 28। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रैंक देते हैं, ठीक है। रैंक कैसे दोगे, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 30 है तो नंबर 1 देते हैं, फिर 28 से इसको नंबर 2 देंगे, उसके बाद 25 से इसको नंबर 3 पे लिखेंगे, फिर 21 से इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर 20 से इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास में अगर वाई श्रेणी है तो उसमें भी हम क्या देंगे, रैंक देंगे, ठीक है। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। रैंक का डिफरेंस कहते हैं R1 में से R2 को माइनस कर दोगे। जैसे हमारे पास में वाई आपकी है 50, 25, 28, 30, 35, ठीक है। अब इसमें जो हमारी रैंक होगी वो हम रैंक दे देते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50, तो ये आपका नंबर 1 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है, R2 1, फिर 2 पे क्या आएगा 30, फिर सॉरी 2 पे आएगा 35, तीसरी रैंक आएगी आपकी 30, चौथी रैंक आएगी 28 और पांचवी रैंक आएगी यहाँ पे। फिर हम निकालेंगे डी। डी कैसे निकालोगे, R1 में से R2 को माइनस करोगे, 5 में से 1 को माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 में से 5 को माइनस करोगे, माइनस का 2, 1 में से 4 को माइनस करोगे, ठीक है, ये देखिए ये 1 है और ये 4 है तो -3 आएगा। फिर 4 में से 3 को माइनस करोगे, प्लस का 1 आएगा, 2 में से 2 को माइनस करोगे, 0 आएगा। अब यहाँ पे डी की जो टोटल करोगे वो हमेशा कितनी आती है, 0। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोटि अंतर, डी को हम क्या कहेंगे, रैंक डिफरेंस, कोटि अंतर हिंदी में। और कोटि अंतर का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 0। देखिए माइनस में कितने, 2 और माइनस के 3 कितने हो गए, -5, और प्लस के 4 और प्लस का 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो प्लस के भी 5 है, माइनस के भी 5, इसलिए जोड़ कितनी है, हमेशा 0। तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप करोगे तो डी की टोटल हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। और फिर अगला कॉलम आपका क्या बनेगा, डी का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कर लोगे 16 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, ठीक है, और d² आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी जो टोटल आ जाएगी d² की वो आपको इस फॉर्मूले में लिखनी होगी इस जगह, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से, आपको और समझ में आ जाएगा अगर चाहे तो। गुणात्मक तथ्य जो होते हैं और अनियमित श्रेणियां होती हैं वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि का प्रयोग करते हैं। और देखिए कभी कभी हमारे पास में कोई रैंक अगर समान आ जाती है तो समान आने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा d² है उसमें हमको कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। और क्या करेक्शन करते हैं, इस d² में 1/12 m³ - m, ये क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये कुछ बेसिक महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक में ध्यान रखनी है।
ठीक है, महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी? स्पीयरमैन का जो सहसंबंध गुणांक है उसका प्रयोग कब करना चाहिए? क्वालिटेटिव फैक्ट्स के लिए। जो गुणात्मक तथ्य हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? गुणात्मक तथ्यों में सहसंबंध, जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं उसमें कोरिलेशन सहसंबंध ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो सिग्मा डी होता है, रैंक डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, उसकी टोटल हमेशा कितनी होती है? 0 आती है। दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा फॉर्मूला जो है, ठीक है, किस तरीके से ज्ञात करते हैं, एक क्वेश्चन आप इसका न्यूमेरिकल का जो वीडियो है उसको देख के कर लेना। फिर नेक्स्ट हमारी है संगामी विचलन रीति, कॉन्करेंट मेथड जो होती है। ठीक है, जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो या विपरीत दिशा में अगर परिवर्तन हो रहा है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? संगामी विचलन रीति का प्रयोग करते हैं। एक ही दिशा में या अलग अलग विपरीत दिशा में अगर परिवर्तन हो रहा है तो संगामी विचलन रीति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास में चर दे रखे, उसमें हम क्या देखेंगे? जैसे कि ये 10 है, 20 है, 30 है, 15 है, 25 है। तो देखो सबसे पहले हम खाली छोड़ दें, फिर हम देखें 10 से 20 क्या हो गया? बढ़ गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस। 20 से 30 बढ़ गया है, इसको भी हम क्या लिखेंगे? प्लस। 30 से 15 घट गया है, इसके लिए लिखेंगे माइनस। फिर 15 से 25 हो गया, बढ़ गया है, क्या लिखेंगे हम? प्लस। मतलब इसमें हम क्या देखेंगे? डायरेक्शन देखेंगे उसका कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो संगामी विचलन रीति में क्या होता है कि जब चरों में एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में जो परिवर्तन होता है तो उसका अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? संगामी विचलन रीति का। और इसमें हम अल्पकालीन उच्चावचनों में जो सहसंबंध है उसको ज्ञात करते हैं। दीर्घकालीन जो परिवर्तन होता है उसमें सहसंबंध नहीं देखते। ठीक है, संगामी विचलन रीति का जो प्रयोग है वो कब किया जाएगा? अल्पकालीन उच्चावचनों में सहसंबंध को देखने के लिए। मतलब इसमें हम क्या करते हैं? प्रत्येक मूल्य की पिछले मूल्य से तुलना करते हैं। जैसे अभी हमने जो डेटा लिखे थे, ठीक है, 10, 20, 25, 15, 16, तो यहाँ पे आप 20 की तुलना 10 से करोगे कि ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर 20 से 25 हो गया, मतलब ये क्या हो गया? बढ़ गया है। 25 से 15 कम हो गया, माइनस हो गया है। 15 से 16 हो गया, ये क्या हो गया है? बढ़ गया है। 16 से 16 ही है, मतलब इक्वल हो गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो हम प्रत्येक मूल्य की पिछले वाले मूल्य के साथ में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि पिछले वाले मूल्य की तुलना में वर्तमान समय का जो मूल्य है वो बढ़ा है, घटा है या फिर स्थिर है। तो अल्पकालीन परिवर्तनों का जो सहसंबंध गुणांक है, ठीक है, जिसमें हम प्रत्येक मूल्य की पिछले वर्ष से पिछले मूल्य से तुलना करते हैं, उसमें हम संगामी विचलन रीति का प्रयोग करेंगे। और संगामी विचलन रीति से भी क्या होगा? केवल दिशा की जानकारी ही मिलती है। ठीक है, कि पिछले वाले मूल्य की तुलना में अभी वाला जो मूल्य है वो बढ़ गया है या घट गया है, प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, वो हम लिखते हैं। मतलब आकार की जानकारी हमको यहाँ पे नहीं होती है। और इसमें हम सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे संगामी विचलन रीति में? तो वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n। ठीक है, और अंदर भी क्या करते हैं? हम प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर्गमूल जो होता है वो हमेशा किसका होगा? माइनस वाली संख्याओं का नहीं होता है। वर्गमूल हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यूज का ही निकालते हैं, धनात्मक संख्याओं को निकालते हैं। इसलिए अगर 2c माइनस n की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो फिर अंदर भी हम क्या करेंगे? माइनस ले लेंगे। जैसे माना कि आपका माइनस 25 आया, ठीक है, 2cn माइनस n कितना आया? माइनस का 25, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 25। फिर देखिए माइनस का 25 ये माइनस 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 25 बन जाएगा। फिर प्लस के 25 का तो हम क्या कर सकते हैं? रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा? प्लस का 5। केवल अगर माइनस 25 होता है तो माइनस की वैल्यू का रूट नहीं निकालते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस और प्लस अंडर रूट के बाहर यहाँ पे भी लिखते हैं और अंदर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो हमने सहसंबंध गुणांक निकाला है, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। और आर का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, आर का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, तो ये एक तरह से क्या दर्शाएगा? आश्रित चर में विचरण का अनुपात जो स्वतंत्र चर के कारण हुआ है। ठीक है, जैसे कि आर इक्वल टू अगर आ गया आपका 0.7, ठीक है, तो इस 0.7 का स्क्वायर कर दोगे, आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 0.49 हो जाएगा। और प्रतिशत के रूप में अगर इसको हम व्यक्त करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 49%। तो ये एक तरह से क्या दर्शा रहा है कि आश्रित चर में
विचरण अनुपात में जो स्वतंत्र चर के कारण परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ है? 49% परिवर्तन स्वतंत्र चर के कारण हुआ है। आश्रित चर में जो परिवर्तन हुआ है वो 49% स्वतंत्र चर के कारण हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना, कौन दर्शाएगा? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती हैं वो भी हमेशा क्या होती हैं? 0 से 1 के बीच में होती हैं। और आर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, निर्धारण गुणांक कहते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर आपका क्या दर्शाता है? निर्धारण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसको हम कहते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि हमारे पास में अगर आर इक्वल टू कितना है आपके पास में? 0.5 है। ठीक है, और इसमें y आपका क्या था? आश्रित चर था। x क्या है? स्वतंत्र चर है। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? तो 0.5 का हम स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा, 0.25। और परसेंटेज में देखोगे कितना आ जाएगा ये आपका? 25%। तो अब ये क्या दर्शाएगा कि y में विचरणों का वह अनुपात जो x के विचरणों के कारण हुआ है। ठीक है, x आपका क्या है? स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर के कारण कितना बदलाव आया है? 25% का। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन आपको ध्यान रखना है कि आर स्क्वायर जो है वो क्या बताता है कि स्वतंत्र चरों के कारण आश्रित चर में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आर इक्वल टू अगर 0.5 है तो कितना परिवर्तन हुआ है? 25% का। तो ये हमने सहसंबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को, प्रॉपर्टी को देखा है। अब हम जो रिग्रेशन है, प्रतिगमन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए रिग्रेशन जो है उसको हम समाश्रयण भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको आप रिग्रेशन कहते हैं, हिंदी में हम प्रतिगमन और समाश्रयण दोनों कह सकते हैं। प्रतिगमन शब्द जो है उसका मीनिंग क्या होता है? पीछे की ओर लौटना। ठीक है, रिग्रेशन जो है उसका मतलब क्या हो गया? पीछे की ओर लौटना। और ये जो शब्द है वो सांख्यिकी में सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1877 में। ठीक है, तो प्रतिगमन शब्द जो है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। कब किया गया? 1877 में। ठीक है, प्रतिगमन जो है वो क्या दर्शाता है? कि देखिए अभी हमने पढ़ा था सहसंबंध, दो श्रेणियां हैं, x और y। ठीक है, तो x और y के बीच में जो संबंध है उसका जन्म किसके द्वारा करते हैं? सहसंबंध के द्वारा। लेकिन अगर एक श्रेणी के मूल्य अगर हमको दे रखे हैं, जैसे कि x की वैल्यू दे रखी है और y के मूल्यों का अगर हमको अनुमान लगाना है तो वो हम सहसंबंध के द्वारा नहीं लगा सकते हैं। या y के मूल्य अगर हमको दे रखे हैं और x के मूल्य का अगर अनुमान लगाना हो तो ये भी हम सहसंबंध के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? रिग्रेशन का, प्रतिगमन का। जिसका मतलब प्रतिगमन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक चर मूल्य, ठीक है, माना कि वो कौन सा है? x, उसके आधार पर उसका प्रयोग करके दूसरी श्रेणी, माना कि कौन सी? y। ठीक है, y का अनुमान लगाना। सिंपल में देखिए, सिंपल शब्दों में x के आधार पर y का अनुमान लगाना या y के आधार पर x का अनुमान लगाना क्या कहलाता है? प्रतिगमन। ठीक है, एक चर मूल्य के आधार पर दूसरे चर मूल्य का अनुमान लगाने को हम क्या कहते हैं? प्रतिगमन कहते हैं। ठीक है, एक चर हमारा कौन सा होगा? स्वतंत्र, और दूसरा क्या होगा? आश्रित। ठीक है, जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे देखिए ये आपकी वस्तु की कीमत है और दूसरी हमारी है मांग है। तो मांग हमारा यहाँ पे क्या है? आश्रित चर है, डिपेंडेंट है, और कीमत क्या है? स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट है। तो स्वतंत्र चर के आधार पर आश्रित चर का अनुमान लगाने को हम क्या कहते हैं? प्रतिगमन कहते हैं। कि जब हमको पता है कि वस्तु की कीमत कितनी है, उसमें मांग का अनुमान लगाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रतिगमन का। कि वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है, उसमें मांग कितनी होगी? कीमत बढ़ के अगर 20 रुपए हो जाए तो उसमें मांग कितनी होगी? स्वतंत्र चर के आधार पर आश्रित चर का जो अनुमान लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिगमन कहते हैं। ठीक है, एक चर मूल्य के आधार पर दूसरे चर मूल्य का पूर्वानुमान लगाना, एस्टिमेशन करना क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। अब देखिए दो चर होते हैं, एक को हम x मानते हैं, दूसरे को y मानते हैं। तो दो चर होते हैं, इसलिए प्रतिगमन रेखाएं, जो रिग्रेशन लाइन होगी वो भी क्या होगी? दो होगी। ठीक है, दो कौन कौन सी होगी? एक आपकी होगी
x ऑन y, मतलब x की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, y के ऊपर। दूसरी हमारी कौन सी होगी, y ऑन x, ठीक है, y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर, उसको हम क्या लिखते हैं, y ऑन x। x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड है, उसको हम लिखते हैं x ऑन y। तो दो चर श्रेणियां होती हैं, एक को हम x मानते हैं, दूसरे को हम y मानते हैं। इसलिए रिग्रेशन लाइंस, जो प्रतिगमन रेखाएं हैं, वो भी कितनी होगी, दो होगी। और दो कौन कौन सी होगी, एक को हम नाम दे देंगे x ऑन y, मतलब x की वैल्यू डिपेंड है y के ऊपर, और दूसरी हमारी है y ऑन x, इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू डिपेंड है किसके ऊपर, x के ऊपर। ये जो रेखाएं होती है प्रतिगमन रेखाएं, उनको हम क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ द बेस्ट फिट, ठीक है, सर्वोपयुक्त रेखाएं इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। लाइंस ऑफ द बेस्ट फिट इनको कहा जाता है, सर्वोपयुक्त रेखाएं भी किनको कहा जाता है, प्रतिगमन रेखाओं को कहा जाता है, ठीक है। और ये एक तरह से क्या होती हैं, एक श्रेणी के माध्य मूल्यों से संबंधित दूसरी श्रेणी के सर्वोत्तम माध्य मूल्यों को व्यक्त करती हैं। जैसे देखिए, अगर हमारे पास में दे रखा है 8x प्लस 50y इक्वल टू 30, और एक हमको दे रखा है 6x प्लस 48y इक्वल टू 50, कुछ भी हमारे पास में दो इक्वेशन दे रखी हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें, जैसे कि हम 10th क्लास 9th क्लास में सोल्व करते थे ना, वैसे अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, x बार होगा, और यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, y बार कहेंगे। मतलब y श्रेणी का माध्य होगा, एक x श्रेणी का माध्य x बार होगा। मतलब ये दोनों जो हमारे पास में इक्वेशन है, ठीक है, इनको अगर ग्राफ से आप रिप्रेजेंट करोगे वो क्या बनेगी, प्रतिगमन रेखाएं बनेगी। तो ये रेखाएं क्या होती हैं, एक श्रेणी के माध्य मूल्यों से संबंधित दूसरी श्रेणी के सर्वोत्तम माध्य मूल्यों को व्यक्त करती है। मतलब इसमें जो x की वैल्यू होगी वो किसको व्यक्त करेगी, x बार को, x श्रेणी के मीन को, समांतर माध्य को, ठीक है, x बार को। और y जो होगी वो y श्रेणी के समांतर माध्य को व्यक्त करती हैं। तो प्रतिगमन रेखाएं कितनी होगी, दो, कौन सी, एक तो होगी x ऑन y और दूसरी होगी y ऑन x, ठीक है। और दो रेखाएं होने का कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास में श्रेणियां कितनी हैं, दो श्रेणियां होती हैं, और इनकी जो रचना है वो किसके आधार पर की जाती है, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर, न्यूनतम वर्ग का जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसकी रचना करते हैं, ठीक है। तो प्रतिगमन रेखाएं दो होने का कारण क्या हो गया, एक तो दो श्रेणियां होती हैं x ऑन y और एक होती है y ऑन x, इसलिए प्रतिगमन रेखाएं दो बनेगी, और इसकी रचना किसके आधार पर की जाएगी, न्यूनतम वर्ग की मान्यता के आधार पर, ठीक है। और न्यूनतम वर्ग की मान्यता में हमको क्या करना पड़ेगा, x श्रेणी का जो न्यूनतम मूल्य है वो हम कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स सी करके, ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा न्यूनतम आएगा। और y श्रेणी का निकालना है y माइनस वाई सी करके, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे, ये हमारे पास में किससे आता है, न्यूनतम आएगा, ठीक है। x का आएगा वो आपका क्षैतिज रूप से कहलाएगा, और y का ये आएगा उसको हम कहेंगे लंबवत रूप में, ठीक है। जैसे देखिए आपकी जो ग्राफ बनता है ना, इतना आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप लाइन बनाओगे, ये बना, ठीक है। अब x माइनस एक्स सी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे अंतर देखोगे ना आप, इस तरीके से, ये वाला इधर इस तरीके से, तो ये आपका कौन सा है, क्षैतिज रूप से है, ठीक है। लेकिन अगर ये अंतर हम इस तरीके से देखें, इसे, ठीक है, इस तरीके से अगर आप अंतर देखोगे जिसको हम कहते हैं y माइनस वाई सी, और इसका जो स्क्वायर है वो लंबवत रूप में क्या होगा, न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी रचना न्यूनतम वर्ग के आधार पर, मान्यता के आधार पर की जाती है, वो आपको याद रखनी है। और दो जो हमारी रेखाएं हैं x ऑन y और y ऑन x, दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर बन जाए, जैसे इस तरीके से दोनों, माने कि x ऑन y भी यही है और y ऑन x भी इसी के ऊपर, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। इसका मतलब ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों श्रेणियों में किस प्रकार का संबंध होगा, परफेक्ट कोरिलेशन होगा, पूर्ण संबंध होगा। अगर पूर्ण धनात्मक संबंध होगा, ठीक है, इसको आगे देख लीजिए, अगर दोनों रेखाएं x ऑन y और y ऑन x दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई इस तरीके से, ये, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, r क्या है,
+1 है, क्योंकि ये ऊपर की ओर बढ़ती हुई है। और अगर ये रेखाएं इस तरीके से बनती नीचे की ओर आती हुई, इसका मतलब दोनों में संबंध किस प्रकार का है, r = -1। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव जिसको हम कहते हैं। अब देखिए दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंस हो जाए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती मतलब 90 डिग्री के एंगल पर अगर काटे, एक तो ये बन गई माना कि x ऑन y, और एक बन गई ये y ऑन x। ठीक है, माना कि ये कौन सी है, y ऑन x है, ये कौन सी है, x ऑन y, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये एक दूसरे को यहाँ पे कहाँ पे काट रही है, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल पर काटते इसको हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। और ऐसी स्थिति में जो सहसंबंध गुणांक है वो कितना होगा, 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब सरल रेखा बनी आपकी दोनों एक दूसरे के ऊपर की ओर बढ़ती हुई, तो सहसंबंध कितना होगा, +1। अगर ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बनी हैं लेकिन नीचे की ओर आ रही हैं, इसका मतलब सहसंबंध गुणांक कितना होगा, -1 होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, जिसको हम संपाती रेखाएं कहते हैं, तो हमारा जो r है वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। और अगर दोनों रेखाएं, ठीक है, इस तरीके से बनी है, ये आपकी x ऑन y है और ये आपकी y ऑन x है, इनके बीच में अंतर क्या है, कम है। और यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में अंतर क्या है, ज्यादा। लेकिन दोनों एक दूसरे पे जहां पे काट रही हैं, जैसे यहाँ पे काट रही हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, x बार, और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, y बार। इसी तरीके से ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रही थी, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, x बार होगा, और ये आपकी वैल्यू क्या होगी, y बार। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए प्रतिगमन जो हमारी समीकरण बनती हैं, ठीक है, अभी तक हमने प्रतिगमन रेखाएं देखी थी। प्रतिगमन समीकरण 2 श्रेणियां होती हैं, इसलिए प्रतिगमन समीकरण भी हमारी क्या होगी, 2 बनेगी। एक तो हमारी होती है x ऑन y, और x ऑन y आपकी क्या बनेगी, x = a + b y करके। और a और b की जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, a और b इसमें क्या होंगे, अचर मूल्य होंगे, जिसके आधार पर हम x का अनुमान लगाते हैं y के दिए हुए मूल्यों के आधार पर। इसमें a आपका क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं। और b आपका क्या दर्शाता है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। ठीक है, रिग्रेशन जो हमारा समीकरण में b की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से इसको ढाल को दर्शाती है। ठीक है, और b जो होता है वही आपका क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy होगा। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन आपकी कौन सी बनेगी, y ऑन x, और y ऑन x आपकी क्या बनेगी, y = a + bx। ठीक है, ये हमारी y ऑन x होगी। इसमें a आपका, a और b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर मूल्य होता है। a आपका क्या है, अंतःखंड है, इंटरसेप्ट इसको हम कह सकते हैं। b आपका क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे ये वाला जो b है वो दर्शा रहा है byx। ठीक है, byx, और ये आपका क्या है, bxy, दोनों को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने अगर करा रखे आपको, और वो अगर वीडियो आप देख लोगे, उसके बाद में अगर ये चीज देखोगे तो ये आपको ज्यादा सिंपल लगेगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा x ऑन y का इक्वेशन हो गया, x = a + by, और ये हमारा हो गया है y = a + by। तो ये दोनों इक्वेशन, फिर इसमें a और b हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर मूल्य है, जिसमें a को हम क्या कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये अगर इक्वेशन हमारी यहाँ से शुरू हुई ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है, a, और ये जो हमारी रेखा है इसका जो ढाल है, स्लोप, उसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ठीक है, बी क्या दर्शा रहा है, इसके ढाल को। और बी एक तरह से क्या दर्शाएगा कि जो एक्स है उसमें एक इकाई का परिवर्तन होने से y में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, किसी श्रेणी के x से जैसे माना कि, तो x में एक इकाई का परिवर्तन होने से y में कितने इकाई का परिवर्तन हुआ है उसको दर्शाता है। कौन दर्शाता है, हमारा जो गुणांक है ये दर्शाता है। ठीक है, चाहे वो bxy है, चाहे वो byx है, किसी श्रेणी में एक का परिवर्तन होने से दूसरी श्रेणी में कितना परिवर्तन होगा वो bxy या byx के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए a का मूल्य अगर धनात्मक है तो हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो कहां से प्रारंभ होगी, y अक्ष से। a का मूल्य अगर धनात्मक है तो रिग्रेशन लाइन आपकी ऐसे बनेगी। ठीक है, माना कि कौन सी, ये x ऑन y बनी। ठीक है, ऐसे कब बनेगी, जब a का मूल्य हमारा क्या है, धनात्मक है। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको, ये मूल्य किसको दर्शाता है, a को दर्शाता है। फिर अगर a का मूल्य आपका ऋणात्मक है, माइनस में है,
तो क्या होगा, ये जो हमारी लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, एक्स अक्ष से प्रारंभ होगी, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू, ठीक है, ये अगर ए आपका 0 है, ऐसी कंडीशन में जो लाइन हमारी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, ठीक है, मूल बिंदु से प्रारंभ होगी। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें जो ये बी है किसको दर्शा रहा है, बी एक्स वाई को, और इसमें ये जो बी है किसको दर्शाता है, बी वाई एक्स को, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, प्रतिगमन गुणांक कहते हैं। और प्रतिगमन गुणांक निकालने के लिए हमको फॉर्मूला अगर देखा जाए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू, अब देखिए बी एक्स वाई में एक्स पहले लिखा हुआ है तो एक्स का प्रमावितन ऊपर आएगा, अपोन में आपका आ जाएगा वाई का प्रमावितन। इसी तरीके से बी वाई एक्स है तो बी वाई एक्स में वाई पहले आ रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इंटू वाई का प्रमावितन ऊपर लिखोगे, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, एक्स का प्रमावितन। और इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, एक्स का प्रमावितन आपका है 2, वाई का प्रमावितन आपका है 5, और आर आपके पास में दे रखा है 0.6, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बी एक्स वाई निकालना है, तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला आपका ये है, इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। आर आपका कितना है 0.6 इंटू एक्स का प्रमावितन कितना है 2, अपॉन वाई का प्रमावितन कितना है 5, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना, इससे आपके पास में क्या आ जाएगा, बी एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे बी वाई एक्स निकालना है तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला आपका क्या है, ये, तो यहाँ पे आर कितना है 0.6 इंटू वाई का प्रमावितन 5 लिखोगे ऊपर, और अपॉन में एक्स का प्रमावितन कितना लिखेंगे हम 2, इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को निकाल लेते हैं। ये दोनों क्या हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, प्रतिगमन गुणांक। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बी एक्स वाई और बी वाई, इसकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, सहसंबंध गुणांक आ जाएगा। तो सहसंबंध गुणांक कैसा आएगा, आर इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, और दोनों का हमने क्या कर दिया, अंडर रूट निकाल दिया। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो सहसंबंध गुणांक होता है आर, वो प्रतिगमन गुणांक बी एक्स वाई और बी एक्स वाई का ज्योमेट्रिक मीन होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, ठीक है। पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जब हम प्रतिगमन पढ़ेंगे उस समय ये आया था, पहले उस समय होता था। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये दोनों क्या है, प्रतिगमन गुणांक हैं। तो प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का जो वर्गमूल होता है, जो ज्योमेट्रिक मूल होता है, ज्यामितीय माध्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध गुणांक कहते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आप मैंने करा रखे हैं वो कर लोगे, उसके बाद देखोगे तो बहुत आपको ये सिंपल लगेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों प्रतिगमन गुणांक होते हैं, एक तो हमारा क्या था बी एक्स वाई और दूसरा हमारा कौन सा है, बी वाई एक्स। तो दोनों की जो वैल्यू होती है ना वो एक से अधिक नहीं हो सकती है। जैसे अगर देखिए बी एक्स वाई एक तो है, वो एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे ये माना कि कितना है 1.5, इसका मतलब अब जो बी वाई एक्स है वो एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर कि दोनों प्रतिगमन गुणांक जो होते हैं वो एक से ज्यादा नहीं होते हैं। एक की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन दोनों एक से ज्यादा नहीं होंगे। दोनों एक से कम हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तो एक से कम हो सकते हैं लेकिन दोनों एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे और अगर दोनों एक से ज्यादा है तो फिर उसका सहसंबंध गुणांक एक से ज्यादा आ जाएगा, जबकि सहसंबंध गुणांक की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक से कम होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या प्रॉपर्टीज की कि दोनों प्रतिगमन गुणांक जो होते हैं वो एक से अधिक नहीं होते हैं। एक प्रतिगमन गुणांक एक से अधिक हो सकता है तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। दोनों प्रतिगमन गुणांक एक से कम हो सकते हैं, दोनों एक से कम हो सकते हैं लेकिन दोनों एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों जो प्रतिगमन गुणांक है, अगर बी एक्स वाई आपका प्लस का 1.5 है, इसका मतलब बी वाई एक्स भी क्या होगा, प्लस का ही होगा, ठीक है। दोनों के जो साइन है, चिन्ह, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। या तो दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे, या दोनों क्या होंगे, माइनस के होंगे।
जैसे देखिए मैंने लिए माना कि x बराबर आपके पास में दे रखा है, जैसे कोई इक्वेशन है, x बराबर आपकी है 10 प्लस 0.5y, और एक दे रखी है आपको y बराबर 20 प्लस 0.7x। ठीक है, ये हमारे पास में दो इक्वेशन है। अब यहाँ पे इक्वेशन में आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपका क्या है, बी एक्स वाई है, कितना है बी एक्स वाई 0.5, और बी वाई एक्स कितना है 0.7 है। अगर पूछे कि आर निकालिए तो आर आपका क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 0.7, और इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये लगभग कितना आना चाहिए, 0.6 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, या 0.599 इसके आसपास जो भी आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकाल देना। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये आपका क्या है, बी एक्स वाई है, ये हमारा क्या है, बी वाई एक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दिया, हमारे पास में क्या आ जाता है, आर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। उसके बाद में और कुछ इसकी प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज हमने देख ली है। दोनों प्रतिगुणक के जो साइन है वो सेम होंगे। ठीक है, दोनों या तो धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे। अगर दोनों प्रतिगण गुणांक धनात्मक या पॉजिटिव है तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है सहसंबंध गुणांक वो भी क्या होगा, धनात्मक। अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों ऋणात्मक के नेगेटिव हैं तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और दोनों की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा जो मान्यता है वो क्या होगी, गलत हो जाएगी। प्रतिगमन जो रेखाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, सर्वोत्तम आसंजन की रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, बेस्ट फिट की जो हमने बात की थी ऊपर हमने देखा था। ठीक है, तो सर्वोत्तम आसंजन की रेखा भी इसको कहा जाता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसको हम कहते हैं। फिर ये एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड है, न्यूनतम वर्ग सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ठीक है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, जो एक्स ऑन वाई है, वाई ऑन एक्स, इसको हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, न्यूनतम वर्ग सिद्धांत की सहायता से ज्ञात करते हैं। होता क्या है, प्रतिगमन का किसी अन्य चर के विशिष्ट मान पर एक चर का सर्वोत्तम अनुमान, जैसे x है और y है, तो x के आधार पर y का अनुमान लगाया जाता है या y के आधार पर x का अनुमान लगाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। और प्रतिगमन गुणांक जो होते हैं उनका जो गुणोत्तर माध्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध गुणांक कहते हैं। ठीक है, जो भी हमने देखा था बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दिया, तो ये आपका क्या है, इन प्रतिगमन गुणांकों का ज्योमेट्रिक मीन है गुणोत्तर माध्य, जिसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। प्रतिगमन गुणांकों का जो समांतर माध्य है वो सहसंबंध गुणांक से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, आर से क्या होगा, और आर अगर क्या है, 0 से ज्यादा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे आपके पास में बी एक्स वाई कितना है, 0.5 है, प्लस बी वाई एक्स कितना है, 0.7 है, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, समांतर माध्य आया है। तो ये क्या होगा, समांतर माध्य अगर 0.6 आया है, ये आर से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इससे थोड़ी कम आएगी। 0.6 से क्या होगी, थोड़ी कम आएगी, हो सकता है कि कितने आ जाए, 0.59 आ जाए, मतलब इससे एक तरह से क्या होगी, कम आएगी। तो समांतर माध्य क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। कब होगा, जब आर की वैल्यू क्या होती है, 0 से ज्यादा होती है। और अगर एक प्रतिगमन गुणांक 1 से अधिक है तो दूसरा प्रतिगमन गुणांक क्या होगा, 1 से कम होगा। मैंने आपको ऊपर बता दिया है, एक की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा अगर होती है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अगर रूट निकालें तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाए, 1 से कम, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके +1 के बीच में होती हैं, इसलिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, ठीक है, जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम की व्यूज अगर हम देखें
परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रतिगमन और सहसंबंध में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके बनते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन से संबंधित, उनको इस वीडियो में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो है, चाहे वो आपका रिग्रेशन का है, प्रतिगमन का है, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का है, वो भी मैंने अलग से बता रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, सांख्यिकी वाला पार्ट है, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, या संगणक की जो वीडियो की लिस्ट बना रखी मैंने, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।